तो इससे H प्लस निकालना कंपैरेटिवली आसान होगा एज कम्पेयर टू इट्स नेगेटिव आयन HCO3 माइनस, एंड इसलिए ही इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka ज़्यादा होगा। सिमिलरली HPO4 2 माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू H2PO4 माइनस, बिकॉज नेगेटिव चार्ज उसमें ज़्यादा है, तो H प्लस और उसके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए उससे रिमूव करना मुश्किल है दो नेगेटिव चार्ज वाले अनायन से। अब ये टेबल देख लेते हैं, इसमें एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही है कि Ka1 सबसे ज़्यादा होगा, Ka2 फिर उससे कम, फिर Ka3 लीस्ट होगा। इसके साथ आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा डाइप्रोटिक एसिड है, कौन सा ट्राइप्रोटिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये ट्राइप्रोटिक होता है, इसमें 3 H दिख रहे हैं आपको, यहाँ से क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा तो हो जाएगा, पी ब्लॉक चैप्टर में इनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। एंड ये एक चीज़ तो आप जानते ही हैं, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि K1 मैक्स होता है, K3 लीस्ट, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि कौन सा एसिड डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक ऐसे लर्न करते हैं। सिट्रिक एसिड में TRI ट्राई आ रहा है, तो इससे क्लियर होना चाहिए आपको कि ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, इसमें 2 H दिख रहे हैं, तो ये डाइप्रोटिक होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी 2 H है, तो ये भी डाइप्रोटिक है। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक के जैसे ही, तो ये भी डाइप्रोटिक है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें बाई आ रहा है, बाई मीन्स 2, तो इससे आप याद रखेंगे कि ये डाइप्रोटिक होता है। और ऑक्सैलिक एसिड डाइप्रोटिक है, ये तो हम जानते ही हैं, H2C2O4, इसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें पता है। Now, if H2A is a strong acid, then primary reaction involves the dissociation of H2A only, and H plus in the solution comes mainly from first dissociation step. Strong acid अगर उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, एंड हमने देखा था जिस रिएक्शन का आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसको प्राइमरी रिएक्शन बोलते हैं। तो प्राइमरीली H2A जब डिसोसिएट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HA माइनस और H प्लस में डिसोसिएट करेगा, एंड H प्लस विल बी कंट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन बाई फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप ओनली, बिकॉज इसी का Ka सबसे ज़्यादा होगा, एंड तभी इसको प्राइमरी रिएक्शन हम बोल रहे हैं। दूसरे जो इसमें बेसिकली इसमें 2 होंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरा बहुत कम होगा HA माइनस का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोस्टली HA माइनस और H प्लस में डिसोसिएट करे जाएगा उसी टाइम, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। एंड उसका जो सेकंड डिसोसिएशन स्टेप है उसका कम होने की वजह से प्राइमरी रिएक्शन को हम फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप को ही प्राइमरी रिएक्शन बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको इतना इलेबोरेट कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे रिएक्शन दे जाएंगी डाई और ट्राइप्रोटिक के केस में, उनमें से आपको ये बताया नहीं जाएगा कि कौन से का आपको सेलेक्ट करना है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा। एंड मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप का ही आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka लेना होगा, एंड न्यूमेरिकल उससे सॉल्व होगा, इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट यहाँ पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, इसके बारे में थोड़ा सा एक हिंट पहले ही दे दिया था, जहाँ पे एसिड बेसिस और साल्ट्स का जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि एसिड स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स वहाँ पे आए थे, उन्हीं को यहाँ पे सिर्फ इलेबोरेट किया गया है। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। स्ट्रेंथ डेफिनेटली इस बॉन्ड की जितनी ज़्यादा होगी उतना वीक एसिड होगा वो, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना उतना मुश्किल है। एंड पोलैरिटी का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये हम आगे देखेंगे। In general, when strength of HA bond decreases, it becomes a stronger acid. Definitely H प्लस को तोड़ना जितना आसान होगा उतना ही स्ट्रोंगर एसिड है वो, उतनी ही जल्दी वो रिलीज करेगा H प्लस को। Also, when HA bond becomes more polar, electronegativity difference between the atoms increases, and there is a marked charge separation, and cleavage of the bond becomes easier, thereby increasing the acidity. तो पोलैरिटी जैसे इंक्रीज करती है एसिडिटी वैसे इंक्रीज करती है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे इंक्रीज करती है वैसे एसिडिटी डिक्रीज करती है, तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है।
बेसिकली यहाँ पे जैसे जैसे ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। एच जो एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम बचती है, तो इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत आसान हो जाता है। सो दैट्स हाउ बॉन्ड पोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, and that's how it contributes in acidity of an acid. But it should be noted that while comparing the elements in the same group of the periodic table, bond strength is a more important factor in determining acidity than its polar nature. एंड ये आगे डिस्कस किया गया है, वैसे समझ में आ ही रहा होगा आपको। सेम ग्रुप होगा अगर तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेम ग्रुप में एलिमेंट्स को उन्हीं को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे क्राइटेरिया होगा। जैसे हेलोजेंस का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एच आई में बॉन्ड की लेंथ क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसको तोड़ना सबसे आसान है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। एच एफ, जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एंड एच एफ यहाँ पे वीकेस्ट एसिड है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज करती है जैसे जैसे साइज ऑफ हैलाइड आयन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। As the size of A increases down the group, HA bond strength decreases, and that's how the acidic strength is increasing down the group. Similarly, H2S is stronger than H2O। यही हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज कर रहा है एटम का, एनायन का, वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज हैपनिंग इन द केस ऑफ H2S एंड H2O। बट व्हेन वी डिस्कस द एलिमेंट्स इन द सेम रो, यानी ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, रो सेम है, पीरियोडिक पीरियड सेम है पीरियोडिक टेबल का, बॉन्ड पोलैरिटी बिकम्स डिफाइनिंग फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग एसिडिक। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ऊपर से नीचे जाने पर कोई दूसरा फैक्टर, एक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का फैक्टर है वो डिसाइडिंग हो रहा है, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे बॉन्ड पोलैरिटी डिसाइड होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड आल्सो इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने थे अभी हमने देखा था बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होती है विच कंट्रीब्यूट्स टू एसिडिटी, तो एसिड स्ट्रेंथ उसमें इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसे ही इंक्रीज करेगी। एच एफ इज मोस्ट एसिडिक एंड CH4 इज लीस्ट एसिडिक अमंग दीज। So that's how these two factors affect the acid strength, the bond strength and bond polarity. कॉमन आयन इफेक्ट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इट इज़ बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, एंड जैसा कि नाम बता रहा है इसमें कोई कॉमन आयन आएगा जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। इसको समझाया गया है बाय टेकिंग द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये वीक एसिड होता है इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। Addition of acetate ions results in decreasing the concentration of H plus ions। अब ये आपको समझ में आएगा अगर आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आता है। अगर आपने CH3COO माइनस इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा इसका जस्ट अपोजिट, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करना चाहेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, तो H प्लस की भी कंसंट्रेशन साथ में ही डिक्रीज होगी। Also, if H plus ions are added, सेम चीज होगी, equilibrium will move in the direction of undissociated acetic acid, reducing the concentration of H plus। क्योंकि प्रोडक्ट्स में से किसी भी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम। इट इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया सॉल्यूशन में, उसकी वजह से जो फिनोमिना हुआ है, जो इफेक्ट हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। It can be defined as a shift in equilibrium on adding substance that provides more of ionic species already present in the dissociation equilibrium। यही हमने पीछे देखा अभी कि जो आयनिक स्पीसी ऑलरेडी प्रेजेंट थी H प्लस या CH3COO माइनस, उनके एडिशन करने पे जिस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, and it is definitely based on Lee Chatelier principles that we have also seen। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू इवेलुएट द pH, इसको यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। अगर हम ऐड करें 0.05 मोलर एसिटेट आयन टू 0.05 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन। अब आप जानते हैं एसिटिक एक वीक एसिड होता है,
ये H+ और CH3 इसमें बहुत कम डिसोसिएट करेगा। तो आप मान सकते हैं कि जो एसिटेट आयंस हैं सॉल्यूशंस में, दे आर मेजरली कंट्रीब्यूटेड बाय दिस 0.05 मोलर ऑफ सॉल्यूशन दैट यू हैव एडेड। यानी कि ये एसिड डिसोसिएट बहुत कम करेगा, ये नहीं ना के बराबर करेगा ऐसा आप अज्यूम करना है। और एसिटेट आयंस की कंसंट्रेशन सीधे आपको 0.05 मोलर ले लेनी है। ये बेसिक कंसेप्ट है फॉर द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कॉमन आयन इफेक्ट। ये सीधा न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना है। तो यहां से अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, that would be the concentration of H+ multiplied by AC minus या CH3 divided by the concentration of undissociated acid, एंड H+ की कंसंट्रेशन X होगी, यहाँ पे CH3 की AC माइनस की 0.05 प्लस X होगी। 0.05 तो हमने एक्चुअली ऐड किया है, एंड X ये वो है जो डिसोसिएट कर रहा है एसिटिक एसिड। X यहाँ पे बहुत कम होगा क्योंकि Ka स्मॉल होता है एसिटिक एसिड का, देखिए 10⁻⁵ ऑर्डर का है। तो यहाँ पे 0.05x और प्लस x और माइनस x, इन दोनों को 0.05 के ही इक्वल आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत कम डिसोसिएट करेगा। तो 0.05 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो x के ही इक्वल हो जाएगा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो इतनी कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगी वीक एसिड के केस में। ये एज अ कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा कि जब आप एक सॉल्यूशन में, एक वीक एसिड या बेस के सॉल्यूशन में कॉमन आयन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन सेम है, तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है उसके काउंटर पार्ट आयन की कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे एसिड है तो H+ की कंसंट्रेशन Ka के इक्वल हो जाएगी। बेस होगा अगर कोई तो उसमें OH- की कंसंट्रेशन उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb के इक्वल हो जाएगी। ये एज ए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए जो कि क्वेश्चंस में यूज होगा। तो यहाँ से pH डेफिनेटली आसानी से निकाला जाता है, -log(H+) एंड 10⁻⁵ का इसका 5 हो गया pH, एंड 1.8 ये 2 के आसपास जा रहा है। log 2 होता है 0.30, तो 30 अगर घटाएं तो 4.70 बचेगा। 4.74 आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली 4.70 इसको बोल सकते हैं, pH आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, इसमें यूज होगा ये कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.10 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन, एंड आपको Kb गिवन है अमोनिया का। तो यहाँ से इसको pH निकालना आसान है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है और Kb गिवन है। Kb का फॉर्मूला लगाइए NH4+ OH- डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो NH3 कंसंट्रेशन 0.10 मोलर आपको ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों की x मान ले तो x² अपॉन 0.10 इज इक्वल टू दिस आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb के इक्वल हो जाएगा। एंड ये देखिए 10⁻⁵ है ऑर्डर, इसलिए वीक बेस इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो 0.10 - x वुड बी इक्वल टू 0.10x, तो यहाँ से x आ जाएगा, एंड x वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH- उससे H+ निकाल लेंगे, फिर pH आ जाएगा। इतना तो आसान है इस क्वेश्चन में, जो हमने करा हुआ है ऑलरेडी उसी मेथड के अकॉर्डिंग है। लेकिन आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहचानना आना चाहिए कि कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस है। कैलकुलेट द pH आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.10 मोलर HCl। अब जैसे अमोनिया को HCl के साथ आप ट्रीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा, एंड 25 ml ऑफ HCl जब 50 ml ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो 25 ml अमोनिया को तो न्यूट्रलाइज कर लेगा ये HCl। अब बचेगा हमारे पास 25 ml अमोनियम क्लोराइड और 25 ml अमोनिया सॉल्यूशन हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि जो आपने ऐड करा है अमोनियम क्लोराइड से कॉमन आयन आयन है वो 25 ml है, एंड कंसंट्रेशन दोनों की सेम है 0.10 मोलर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इन्हीं दो से डिसाइड होता है कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम से कि उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है या नहीं। वॉल्यूम भी सेम है अमोनिया और उसकी 25 ml, और कंसंट्रेशन भी सेम है। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड से जाएंगे अमोनिया आयन से, एंड Kb के इक्वल होगी OH- की कंसंट्रेशन। यहाँ से सीधा यहाँ से ऑब्जर्व करना था आपको। देखिए कितना बड़ा मेथड यूज किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, आपको इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर आपको समझा दिया गया कि किन केसेस में आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है। तो यहाँ से सीधी होगी OH- की कंसंट्रेशन
KB के बराबर यहाँ से H प्लस की निकालेंगे 10⁻⁻14 से डिवाइड करके 0.56 10⁻⁹ है। ये अब H प्लस से PH निकालना तो बहुत ही आसान है। इट इज़ माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड ये जो 0.56 है इसको हम सकते हैं 5.6 10⁻⁻1। 5.6 को ऑलमोस्ट आप 6 मान सकते हैं। तो log 6 की वैल्यू होती है log 2 प्लस log 3। log 2 होता है 0.30, log 3 होता है 0.47, तो 0.77 यहाँ से आ गया। 1 माइनस का 1 था, 0.77 प्लस था, तो माइनस का 0.23 यहाँ से बचेगा एंड 10⁻⁻9 इससे log 9 आ जाएगा। तो 9 प्लस 23 हो जाएगा 9.23, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पे माइनस log ऑफ H प्लस के एक्सप्रेशन में। तो PH आ जाएगा 9.24 के बराबर। 9.23 आ रहा है हमारा एग्जैक्टली, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे आप कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल करके इस बड़े से कैलकुलेशन से बच सकते हैं इस क्वेश्चन में। एंड जो नॉर्मली पीएच निकालना था वो भी हमने नहीं किया है अभी तक, तो मैंने आपको बता तो दिया था x² 0.10, यहाँ से x² आ जाएगा 0.10 इंटू दिस आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट एंड x का वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा, दैट वुड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड NH4 प्लस की कंसंट्रेशन भी यही होगी। देयरफॉर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 से इसको डिवाइड कर दिया तो 7.5 10⁻12 आ रहा है। माइनस log ऑफ H प्लस वुड बी द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड 10⁻⁻12 यहाँ से 12 pH आ रहा है। 7.5 इसको आप ऑलमोस्ट 8 मान सकते हैं एंड log 8 की वैल्यू होती है 3 टाइम्स log 2, ये होगा 0.90 के आसपास। तो 9.90 माइनस 12 इट वुड बी 11.10, so 11.12 के आसपास आ रहा है पीएच। ऐसे आप पहुंच सकते हैं अप्रोक्सीमेट पीएच की वैल्यू तक। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। अब ये जो कंसेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, इसलिए इससे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। Salts formed by the reaction between acid and base in definite proportions undergo ionization in water, and the cations and anions formed on ionization of salts either exist as hydrated ions in the aqueous solutions or interact with water to reform the corresponding acid or base depending upon the nature of the salts। या आगे देखेंगे कि कौन सा साल्ट क्या करता है, लेकिन दो पॉसिबिलिटी होती हैं ये। The later process that was resulting in the formation of acid and bases by the interaction of salts with water is called hydrolysis। lysis का मतलब होता है breaking of something and hydro word लगा यहाँ पे, यानी वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है। essentially यहाँ पे bonds ब्रेक किए जा रहे हैं salts के वाटर के द्वारा, इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन गेट अफेक्टेड बाय दिस इंटरेक्शन, यानी हाइड्रोलिसिस अफेक्ट करती है पीएच डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेसिस की फॉर्मेशन हो रही है जो कि इंटर्न पीएच को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए इस इंटरेक्शन में पीएच चेंज होता है, ना कि दूसरे वाले में जिसमें हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन में सिंपली आयंस जो होते हैं साल्ट्स के उसके अराउंड वाटर चिपक जाता है, तो इसमें कहीं भी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड नहीं हो रहा, ना कि एसिड और बेसिस फॉर्म हो रहे हैं, तो पीएच इसमें चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। सिर्फ हाइड्रोलिसिस के केस में चेंज होगा, ना कि हाइड्रेशन में। The cations of strong bases and anions of strong acid simply get hydrated but not hydrolyzed, and therefore solutions of salts are formed from strong acid and strong bases are neutral, their pH is 7। pH बिल्कुल भी वैरी नहीं करता है, इसलिए ही इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए ही बोलते हैं हम, बिकॉज दे completely gets dissociated into their respective ions and उन्हीं की फॉर्म में रहते भी हैं वो। रिएक्शन नहीं होती आयंस की वाटर के साथ। हाउ एवर द अदर कैटेगरी द साल्ट्स डू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब इसको सीधे सीधे इसी से आप याद रख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट करेगा एंड उनकी फॉर्म में रहेगा भी, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोलिसिस उसमें नहीं होगी। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका सबसे पहले डिसोसिएशन ये बहुत कम होता है एंड हाइड्रोलिसिस उस केस में होगी। बेसिकली हाइड्रोलिसिस होगी और एसिड और रिस्पेक्टिव बेस फॉर्म होंगे। ऐसा तभी होगा जब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जानी होगी, जो कि होता भी है जिन वीक एसिड और बेसिस के केस में, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट उनका कम होता है। तो ये यहाँ से याद रखना बहुत आसान है कि हाइड्रोलिसिस सिर्फ वीक पार्ट्स यानी वीक और एसिड
और बेसिक केस में ही क्यों होता है, उन्हीं के साल्ट के केस में क्यों होता है। ये कैटायंस और अनायंस आई होप आपको याद आ रहे होंगे। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बैरियम हाइड्रोक्साइड से ये कैटायंस आए हैं, और अनायंस Cl माइनस ये HCl HBr HNO3 HClO4 पर क्लोरिक एसिड से आए हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिस के साथ भी। वी नाउ कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब हमें हाइड्रोलिसिस देखना है सिर्फ वीक पार्ट्स के लिए, या तो एक वीक पार्ट हो या दोनों ही, क्योंकि हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग के केस में तो होगा ही, हम अच्छे से अब जानते हैं। साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल है CH3COO Na जो कि इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अमोनियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से ये बना है। एंड वीक एसिड एंड वीक बेस का ये CH3COONH4, दिस वुड बी CH3COOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑफकोर्स दोनों ही वीक पार्ट है इसमें, एक एटलीस्ट वीक पार्ट होना चाहिए फॉर हाइड्रोलिसिस टू अकर। इन द फर्स्ट केस CH3COONA being a salt of weak acid and strong weight gets completely ionized as follows। देखिए ये साइन सीधे एरो दिखाएगा, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साल्ट ऑफ ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और CH3COO माइनस में। एसिटेट आयन दस फॉर्म्ड अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। अब ये वीक वाला पार्ट है CH3COO माइनस इथेनोइक एसिड का, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोलिसिस द ब्रेकिंग ऑफ वाटर इटसेल्फ। ये जो वीक वाला पार्ट है ये H2O से इंटरेक्ट करेगा, इसमें से H प्लस ले जाएगा, एसिड बना लेगा और OH माइनस रिलीज कर देगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया हाइड्रोलिसिस द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी इसका मतलब होता है। ये हाइड्रोजन चैप्टर में देखने वाले हैं जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आती है। बेसिकली ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, H प्लस और OH माइनस में वाटर भी टूट रहा होता है और सामने वाले कंपाउंड को भी तोड़ रहा होता है। किस रिएक्शन में हमें क्या स्टडी करना है उसके हिसाब से उस रिएक्शन में हाईलाइट अलग अलग चीज़ें की जाती है। जैसे यहाँ पे वाटर का टूटना हाईलाइट किया गया है, तो ये वीक पार्ट इंटरेक्ट करेगा वाटर से। एसिडिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, इसका 10⁻⁵ ऑर्डर में जा रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, रिमेन्स मेनली अनआयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन एंड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन OH माइनस कंसंट्रेशन मेकिंग इट एल्कलाइन, द pH वुड बी मोर देन 7। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो वीक एसिड या बेस होता है वह उसी की तरफ लाई करता है इक्विलिब्रियम, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका कम है, डिसोसिएट ही नहीं करना चाहेगा तो इसकी तरफ लाई करेगा, यानी OH माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड OH माइनस बढ़ रहा है तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा pH, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड अल्टरनेटिवली आप पता लगा सकते हैं कि जो वीक बेस से बनेगा पार्ट दैट वुड रिजल्ट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, ये हम आगे देखेंगे तो इसको समराइज कर लेंगे। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा इट विल गेट डिसोसिएट कंप्लीटली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व है इसमें HCl साल्ट की फॉर्मेशन में, NH4 प्लस और Cl माइनस में। अमोनियम आयंस क्योंकि वीक वाला पार्ट है इसका हाइड्रोलिसिस होगा विद वाटर एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस बन जाएगा। यहाँ पे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, 10⁻⁵ की टर्म्स में इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जा रहा है। Therefore it will remain almost unionized in the solution and this will result in increased H plus ion concentration and it will make the solution acid, तो pH हो जाएगा लेस देन 7। तो अब ये जनरलाइज कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे अगर क्वेश्चंस में कभी पूछा जाए वीक एसिड के केस में वीक वाला पार्ट एनाइन होगा एसिड का पार्ट, तो वाटर से वो H प्लस ले लेगा, एसिड बना लेगा और सॉल्यूशन में OH माइनस छोड़ेगा, तो 7 से ज़्यादा एल्कलाइन pH होगा ऐसे सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ साल्ट्स। एंड वीक बेस के केस में जो कैटायन है वो होगा वीक पार्ट, तो वाटर से OH माइनस ले लेगा और सॉल्यूशन में H प्लस छोड़ेगा, तो इसका होगा 7 से कम pH, एसिडिक pH होगा। तो डायरेक्टली अब आपको बताना आना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ साल्ट्स का pH क्या होगा। वीक एसिड और वीक बेस अगर दोनों ही पार्ट्स इसमें वीक हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। एंड ऑलमोस्ट 7 के इक्वल होगा इन सॉल्यूशन का pH, 7 से ज़्यादा होगा या 7 से कम, ये एग्जैक्टली आगे आपको पता लगेगा। कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO NH4 साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ ये
तो इस केस में विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्ड कैलकुलेशन, ये एनसीईआरटी ही नहीं करवाना चाहती आपसे डेरिवेशन, it can be said that degree of hydrolysis is independent of the concentration of solution and pH of solution is determined by the pKa value. कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इतना कम हो रहा है, वीक पार्ट्स है दोनों इन्वॉल्व। बेसिकली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन फ्रॉम 7 pH। जो स्ट्रॉन्ग साल्ट्स होते हैं उनके pH, क्योंकि वाटर में ही होते हैं वो डिसोल्व, कोई एसिड और बेस नहीं बनता, उनमें 7 pH होता है उसका। वीक पार्ट्स में हाइड्रोलिसिस कितनी हुई है ये हम पता लगाते हैं कि 7 pH से वेरिएशन कितनी हुई है, क्योंकि इन केसेस में जो pH का फॉर्मूला होता है उसमें कहीं भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। के और के भी आते हैं एसिड के, सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसलिए हम बोल सकते हैं दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन दीज केसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक फॉर्मूला इन केस में आपको याद रखना होता है। इंडिविजुअल साल्ट्स की क्या कंसंट्रेशन है उसकी डिटेल्स में आपको जाना ही नहीं है। 7 + ½ इंटू pKa माइनस pKb, सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए। वीक एसिड और बेस के साल्ट्स के हाइड्रोलिसिस के केस में a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए नहीं है, इसको ऐसे याद रखिए, ABCD में a पहले आता है b बाद में, तो a माइनस बी होगा। इट इज illustrated in example 25, pKa of acetic acid which is a weak acid and pKb of ammonium hydroxide weak base are given to you। pH कैलकुलेट करना है अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का, जो कि आपको ऑलरेडी पीछे गिवन था, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है ये अमोनियम एसिटेट का कंपाउंड। pH होगा 7 + ½ इंटू pKa माइनस pKb, 4.76 माइनस 4.75, 0.01 बचा यहाँ पे, हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.05 बचा, तो 7.005 यानी 7 के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। वैसा होता भी है इन केसेस में, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है डेफिनेटली। अगर pKa कम है pKb से, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये अगर 7 से कम नेगेटिव आ रहा है तो 7 से कम हो जाएगा, हो भी सकता है 7 से कम। तो दैट्स हाउ यू डील विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नीट में, तो इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बफर सॉल्यूशंस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डीलिंग विद। एंड बफर, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा इसके, अगर आप YouTube देखते हैं, ऑफकोर्स इसको YouTube पे ही देख रहे हैं आप, 4G डाटा आपका ख़त्म हो जाता है तो जो सर्कल घूम रहा होता है डाटा ख़त्म होने के बाद, उसको बफरिंग बोलते हैं। बफरिंग मीन्स आपकी वीडियो आगे नहीं जा रही है, वहाँ से स्टक हो गई है वहाँ पे, ऐसा ही होता है बफर सॉल्यूशन के केस में। pH ऑफ द सॉल्यूशन एक केस पे रुक जाता है, चाहे आप डाइल्यूट करें या फिर एसिड या बेस मिलाएं, pH की वैल्यू उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। इन सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशंस विच रेसिस्ट चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन और विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्कली आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस। बेसिकली एक सॉल्यूशन का pH चेंज करने की सिर्फ 2 ही वेज हो सकती हैं, या तो आप डाइल्यूट करें उसको, यानी उसमें वाटर मिलाएं, या फिर उसमें एसिड या एल्कली बेस मिलाएं। क्योंकि डाइल्यूशन पे हमने देखा था कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसका pH ज़्यादा होता है, एसिड बेस के केस में, एसिड के केस में कम होता है बेसिकली। तो डाइल्यूशन में जैसे जैसे कि कंसनट्रेशन डिक्रीज करते हैं आप, तो pH डिक्रीज करता है। एसिड के केस में, बेस के केस में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके आप एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब है pH इंक्रीज हो रहा है, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब है pH का डिक्रीज होना। एंड ये दोनों ही चीज़ें कैसे होती हैं ये टेबुलर फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमें लर्न करनी थी कुछ एसिड्स और बेसिस की, जो कि कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस थे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डाइल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा। तो पहला है डाइल्यूशन, और दूसरा एसिड या फिर एल्कली यानी बेस ही सीधा आप मिला सकते हैं सॉल्यूशंस में उसका pH इम्पैक्ट करने के लिए। सो देर आर ओनली 2 वेज। इन दोनों वेज पे अगर pH वेरी नहीं कर रहा किसी सॉल्यूशन का तो उसको बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन।